Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of History of English Literature. This is part 2 of lecture 19. Okay, in this lecture we will discuss different writers and their sonnets. First we will discuss White. Full name या complete name is Thomas White, who first introduced sonnet from Italy to English literature. Means the person, यानी कि वो शख्स, वो इंसान जिसने इटली से सोनेट्स जो हैं वो इंग्लिश के अंदर, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसका नाम है थॉमस वाइट. Sonnet is originated from the imitation of the local poetry of Provence in southern France. तो सोनेट क्या है, या इमिटेशन है, मीन्स के इसको ये नकल की गई है या इमिटेट करने की कोशिश की गई थी जो लोकल पोइट्री थी प्रोवेंस की, यानी कि जो लोकल पोइट्री थी एक सूबे की साउदर्न फ्रांस के, उसकी जो पोइट्री थी उसकी नकल करके, उसको इमिटेट करके जो पोइट्री बनाई गई उसको कहते हैं, या उससे ओरिजिनेट हुई थी सोनेट. सोनेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम सोनेट की डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ चुके हैं. तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ राइटर्स को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस किस स्टाइल में सोनेट्स की, ठीक है ना, ताकि अगर उनकी सोनेट्स या उनके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन आता है तो आप वो आंसर कर पाओ. Renaissance period, many Italian poets begin to write sonnets, among whom is Francisco Petrarch. तो जो रेनाइसेंस का जो पीरियड था, जो एज थी, उस ड्यूरेशन में बहुत से लोगों ने, बहुत से इटालियन पोइट्स ने जो है वो सोनेट्स जो हैं वो राइट करना स्टार्ट की थी. और उनमें एक जो थे वो थे फ्रांसिस्को पेट्रार्च, जिन्होंने कैननज़ोनीरी जो थी, एक हमने लास्ट लेक्चर में सोनेट्स वाले में पढ़ी है कि ये उनकी राइटिंग थी, जिसमें वो लौरा से अपने लव की जो है वो लौरा के बारे से अपने लव का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इनकी जो सोनेट्स थी, वो जो फॉर्म थी, जिस फॉर्म में पेट्रार्च ने सोनेट्स लिखी थी, वो फॉर्म थी जो कि पीक पे पहुंचाया आप सोनेट्स को. तो पेट्रार्च का नाम जो है इसलिए बहुत फेमस है सोनेट्स के लिहाज से. In strict poetic meter and form, Petrarch expressed his idea of humanity, sung praises and cruelty of Laura and in his hundreds of poems, mostly sonnets. वही बात है ना, जो उनकी लवर थी लौरा, उसकी प्रेजेस की, फिर उसकी क्रूलिटी यानी कि वो जो बुरा सलूक करती थी या जिस तरह से वो बुरे तरीके से उनको इनकार करती थी या पेश आती थी, वो वाली चीज़ें. और जो एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था थ्रू सोनेट्स था, वो था आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी, के ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है और किस तरह से जो है ह्यूमंस को पेश आना चाहिए. तो इनकी 100 से ज़्यादा जो पोइम्स थी, जिसके अंदर सोनेट्स भी हैं ज़्यादा, उसके अंदर इन्होंने ये तमाम चीज़ें जो हैं पेट्रार्च ने वो डिस्कस की थी. और इसी दौरान इन्होंने जो फॉर्म यूज़ की थी सोनेट्स की, वो फॉर्म थी जिसे हम कहते हैं कि पीक ऑफ सोनेट्स है वो. अच्छा, so called the Italian sonnet, the Petrarchan sonnet, which made great influence on European countries by its form and thoughts it expressed. ठीक है ना. और ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले कहा कि ये वो चीज़ है जिसकी वजह से सोनेट्स जो है वो अपनी पीक पे पहुंची, क्योंकि इटालियन सोनेट्स को ही पेट्रार्चन सोनेट कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. और ये जो सोनेट्स, ये पेट्रार्चन सोनेट्स, ये इटालियन सोनेट्स, इनका इन्फ्लुएंस जो था यूरोपियन कंट्री के ऊपर वो बहुत ज़्यादा था. और वो इन्फ्लुएंस जो है वो यूरोपियन कंट्री के लिटरेचर की थॉट्स में और एक्सप्रेशंस में हमें नज़र भी आता है. Greatly impressed by the highly artificial but beautiful form of prosody. तो ये जो थे ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस हो गए थे. आर्टिफिशियल मतलब हाईली आर्टिफिशियल और ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ प्रोसोडी जो है उससे, ठीक है ना. तो अब आप लोगों का काम क्या है, आपने देखना है प्रोसोडी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसोडी होता क्या है. मैं आपको बता सकती हूँ लेकिन आप लोग खुद भी कुछ करें, ठीक है ना. तो व्याज जो हैं सेट अबाउट टू इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग पेट्रार्चन सोनेट्स. अब जो पेट्रार्च को मैंने आपको बता दिया पेट्रार्च के बारे में कि वो क्या किया, उन्होंने कैसे किया, किस तरह से किया. अब बात यह है कि व्याज जो हैं, जो थॉमस व्याज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लिश लिटरेचर में. इन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया कि इन्होंने जो पेट्रार्च का जो वर्क था, जो उसकी सोनेट्स थी, उनको ही ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवा दिया. It is a fashion to imitate style of Petrarch during the early period of Renaissance. और ये जो था कि जो जिस स्टाइल में या जिस फॉर्म में पेट्रार्च ने लिखा है, उसी फॉर्म को या स्टाइल को यूज़ करके सोनेट्स लिखना उस एज की
यानी कि रिनाइसेंस की आप कह सकते हैं कि एक फैशन था। लेकिन थॉमस ने क्या किया था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसे एज अ फैशन नहीं फॉलो किया था कि मतलब सब लोग ये काम कर रहे हैं कि पेट्रार्च की फॉर्म को और पेट्रार्च के स्टाइल को यूज़ करके सोनेट्स लिख रहे हैं तो मैं भी ये काम करूँ। थॉमस वेयर्ड ने ये काम नहीं किया। उन्होंने कि ये फैशन ज़रूर उन्होंने भी अपनाया, क्योंकि देखें एक चीज़ जब फैशन में होती है ना तो तमाम लोग उसको यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन हर किसी के यूज़ करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। ठीक है, इन्होंने वो स्टाइल और वो फॉर्म जो पेट्रार्च की थी वो यूज़ ज़रूर की, लेकिन इनका जो वर्क था वो जेन्युइन था और क्रिएटिव थिंकिंग थी। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने वो फैशन जो ट्रेंड जो एक चल रहा था कि पेट्रार्च का फॉर्म और पेट्रार्च के स्टाइल को यूज़ करना, इन्होंने वो ज़रूर किया, लेकिन इन्होंने जेन्युइनली उसके अंदर जेन्युइनिटी पैदा की और इन्होंने उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डाली। ठीक है, तो इस वजह से इनका जो वर्क है वो बाकी राइटर्स से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। व्यार्ड स्टैब्लिश द मेट्रिकल स्टैंडर्ड इन इंग्लिश पोइट्री। इन्होंने इंग्लिश पोइट्री के अंदर मेट्रिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए थे, वो बनाए थे। फर्स्ट काम जो व्यार्ड ने किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंस का है वो ये कि इन्होंने मेट्रिकल स्टैंडर्ड्स पोइट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। सेकंड जो काम इन्होंने किया था वो ये किया था कि व्यार्ड इंस्पायर्ड द राइज ऑफ इंग्लिश सोनेट्स। ज़ाहिर बात है इन्होंने एक न्यू स्टाइल से जो है वो सोनेट्स जो हैं वो दिखाई। उन्होंने वो न्यू स्टाइल से न्यू फॉर्म से सोनेट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की थी जब इंग्लिश लिटरेचर में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे लोगों को इंस्पायर किया और जिसकी वजह से दूसरे लोगों ने भी जब सोनेट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, ये सोनेट्स बनानी स्टार्ट की, तो इंग्लिश सोनेट्स जो हैं वो आप कह सकते हैं फेमस हो गई या वो जो है वो राइज पर चली गई। ठीक है ना। The form and rhyme scheme of Wyatt's sonnet is significantly different from that of the Petrarchan sonnet। अब क्या है जो राइम स्कीम है हमारी व्याट की, जिस तरह मैंने बोला ना कि फॉर्म और स्टाइल जो है इन्होंने पेट्रार्च का ही स्टार्ट में यूज़ करना शुरू किया, लेकिन उसके अंदर भी एक जेन्युइनिटी थी, उसके अंदर भी एक क्रिएटिव थिंकिंग थी। और करते करते क्या हुआ कि इनके जो राइम स्कीम थी वो तो पहले से ही डिफरेंट थी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना क्रिएटिविटी थी, इसके अंदर जेन्युइनिटी थी। जेन्युइनिटी थी, इन्होंने कैसे जेन्युइन बनाया उसको कि इन्होंने क्या किया कि राइम स्कीम भी अपनी क्रिएट की, इन्होंने पेट्रार्च की फॉलो नहीं की। और करते करते इन्होंने अपनी जो फॉर्म थी सोनेट की वो भी इन्होंने अपनी ही बनाई, उसको चेंज किया पेट्रार्च की सोनेट से। ठीक है ना, तो इन्होंने ये तमाम काम किए सोनेट में। अगर अब आपसे व्याट के ऊपर कुछ पूछा जाए कि थॉमस व्याट जो है उन्होंने सोनेट्स लिखी या किस तरह की लिखी, तो आई होप कि आप आंसर कर पाओगे कि इन्होंने पेट्रार्चन ज़रूर फॉलो की, लेकिन फिर भी उसके अंदर जेन्युइन और क्रिएटिव थिंकिंग इनकी अपनी थी। और उसके बाद इन्होंने जो दो इंपॉर्टेंट काम किए वो मेट्रिकल स्टैंडर्ड्स बनाए थे इंग्लिश पोट्री में, और सेकेंडली इन्होंने राइज ऑफ इंग्लिश सोनेट्स पे काम किया। ठीक है ना, मतलब इनकी वजह से राइज ऑफ इंग्लिश सोनेट्स हुई थी इंग्लिश लिटरेचर में, और इनकी जो फॉर्म और जो राइम स्कीम है वो भी पेट्रार्च से डिफरेंट थी। अच्छा जी, अगर हम हेनरी हॉवर्ड यानी कि अर्ल ऑफ सोरे जो हैं उनकी बात करें तो वो क्या थे, उनके बारे में क्या है, ये देखें जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैमिलीज़ थी उनसे बिलोंग करते, यानी इंग्लैंड की जो बहुत ज़्यादा नोबल या इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ थी, तो उन फैमिलीज़ में से एक फैमिली से अर्ल ऑफ सोरे जो हैं वो बिलोंग करते थे। सन थे ये ड्यूक ऑफ नॉरफॉल्क के, यानी कि इनके फादर जो थे वो ड्यूक थे नॉरफॉल्क के, और ये जो थे ये अर्ल थे ऑफ सोरे के। ये दोनों टाइटल्स होते हैं, अर्ल भी टाइटल होता है, ड्यूक भी जो है वो टाइटल होता था। अच्छा, क्लोज कंपेनियन ऑफ हेनरी एट, इलेजिटिमेट सन हेनरी फर्ट्जोए ड्यूक ऑफ रिचमंड। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो थे हेनरी हॉवर्ड जो थे या अर्ल ऑफ सोरे जो थे, ये क्या थे, ये जो हेनरी एट थे, हालांकि वो जो आप कह लें कि इलेजिटिमेट थे। इलेजिटिमेट मतलब ये कि उनकी जो बर्थ हुई थी उस टाइम उनकी हेनरी एट की मदर और हेनरी एट के फादर की जो थी वो शादी नहीं हुई थी। तो हेनरी एट की जब बर्थ हुई थी तो आप कह सकते हैं कि उनकी मदर और फादर की विदाउट या आउट ऑफ वेडलॉक मींस के विदाउट जो मैरिज जो बच्चे होते हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड उन्हें कहते हैं, तो ये वो थे। ठीक है ना, हेनरी एट। और अर्ल ऑफ सूरे जो थे इनके साथ जो है वो फ्रेंडशिप थी। ठीक है ना, और ये जो है ये ड्यूक ऑफ रिचमॉन्ड भी थे, मतलब इनका टाइटल जो है हेनरी एट का ये है। और क्या था, अर्ल ऑफ सोरे या हेनरी हॉवर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और प्रोमिनेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनका जो है वो पॉलिटिकल मैनोवरिंग जो होती है, यानी कि पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है, किस तरह से आप लोग डिफरेंट चीज़ों को अपने हक में लेके आते हो, डिफरेंट चीज़ों को अपने अगेंस्ट करते हो, इन तमाम चीज़ों में ये इन्वॉल्व थे हेनरी हॉवर्ड जो हैं। जो इनकी पोइट्री की राइम स्कीम थी वो देखें, अब यहाँ पर मैंने तीनों की राइम स्कीम लिखी है, पेट्रार्च की क्या थी और व्याट की क्या थी एंड देन सोरे की क्या थी। ठीक है ना, तो
पेट्रार्च की देखें तो आपको पता है ऑक्टेव और सेस्टेट ये हम पढ़ चुके हैं, या पोइट्री की स्कीम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 2 क्वाड्रेट और 2 जो हैं वो उसके अंदर फिर यानी कि एक ऑक्टेट था, ऑक्टेट और सेस्टेट जो है, ठीक है ना। तो ये राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी, ठीक है ना। ये राइम स्कीम थी पेट्रार्च की। व्याट की अगर हम देखें तो इनकी है ए बी बी ए सी डी डी। डिफरेंट हो गई पेट्रार्च से, चाहे थोड़ी सी है लेकिन डिफरेंट हो गई, ठीक है ना। फिर सूर्य की अगर हम देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी जी, और ये वो राइम स्कीम है जो कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है, ठीक है ना। तो इनकी सेम राइम स्कीम थी शेक्सपियर की और सूर्य की, दोनों की। ओके तो अगर हम कहते हैं कि मैंने आपको तीनों का डिफरेंस बता दिया, तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा एक और चीज़ देखें, सोनेट जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो व्याट और सूर्य दोनों ने मिल के इंट्रोड्यूस करवाई थी, मीन्स के एक ही टाइमिंग है इन लोगों की, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये बात भी माइंड में रखेंगे आप। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सोनेट की वो ये थी कि ये लोग ये सोचते थे कि वर्ड्स तो जो सोनेट के होते हैं ना, जो राइम स्कीम वगैरह सारा कुछ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो फॉर्म होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है कि किस फॉर्म में या क्या चीज़ करके किस तरह से करके आप लोग जो है वो सोनेट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, कंपोज कर रहे हो, ठीक है। तो व्याट और सूर्य दोनों ने ही री इंट्रोड्यूस करवाया था सोनेट को, विच वॉज नोन इन इंग्लैंड बिफोर देम, यानी कि जो इंग्लैंड में उनके होने से पहले या उनके इंट्रोड्यूस करवाने से पहले सोनेट थी, उसी सोनेट को इन्होंने री इंट्रोड्यूस करवाया था। प्लस जो दूसरा काम इन्होंने किया था वो ये किया था कि इन्होंने मॉडल प्रोवाइड कर दिया था फॉर द यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि किस मॉडल के तहत आयम्बिक पेंटामीटर को यूज किया जाता है सोनेट के अंदर, या यूज किया जाना चाहिए सोनेट के अंदर। तो 2 काम इन्होंने किए थे कि इन्होंने री इंट्रोड्यूस करवाया था सोनेट को इंग्लैंड में, जो कि इनके होने से पहले, इनके मतलब कि इनके इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, बहुत पहले यूज़ की जाती थी या इस्तेमाल की जाती थी। और दूसरा काम इन्होंने किया था कि इन्होंने मॉडल प्रोवाइड किया था कि आयम्बिक पेंटामीटर को किस तरह से किस मॉडल के तहत यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगर हम अर्ल ऑफ सूर्य को देखें तो इन्होंने ट्रांसलेशंस की थी फ्रॉम वर्जिल, और इन्होंने ब्लैंक वर्स को भी यूज़ किया था। ये 2 काम हैं सूर्य के। व्याट को अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट्स विद द एसेंशियल मीटर सिलेबिक सिस्टम एवर सिंस स्टेन इटली 1527, यानी कि ये 2 काम इन्होंने किए थे कि इन्होंने एसेंशियल मीटर क्या होता है उससे एक्सपेरिमेंट किए थे, और सिलेबिक सिस्टम जो होता है कि सिलेबल्स को आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से ईजी है, किस तरह से कौन सा सिलेबल कैसा होना चाहिए, ये सिस्टम जो था इन्होंने ये भी यूज़ किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने इन दोनों चीज़ों के साथ, एसेंशियल मीटर और सिलेबिक सिस्टम के साथ, ठीक है ना। व्याट और सूर्य जो है ये दोनों के दोनों जो हैं इनकी डेथ हो गई थी इससे पहले कि इनकी जो पब्लिकेशन थी टोटल्स मिस्कलिनी 1557 में पब्लिश हुई थी ये, और ये जो है इसकी पब्लिकेशन से पहले ही बोथ व्याट और सूर्य जो थे इन दोनों की जो है वो डेथ हो गई थी, ठीक है। ये बुक जो थी ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, और इसकी जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बार बार इसकी जो है वो रीप्रिंट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रिंट्स हुए थे इसकी फेमस होने की वजह से, मतलब पॉपुलर इतनी ज़्यादा थी कि बार बार इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि बार बार रीप्रिंट्स हो रहे थे इसके, और 1557 में पब्लिश होने के बाद 1580s तक इसके रीप्रिंट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहे थे, यानी कि 1557 में ये पब्लिश हुई है, और ये इतनी पॉपुलर और फेमस हो गई थी कि अगेन एंड अगेन इसके रीप्रिंट्स हो रहे थे, प्रिंट्स हो रहे थे, रीप्रिंट्स हो रहे थे, फिर रीप्रिंट्स हो रहे थे, और 1580s तक, यानी खुद देखें आप कि कितने साल बनते हैं ये जो पॉपुलर रही और इसके प्रिंट्स जो हैं वो बिकते रहे, डिमांड में रहे थे। अगर अब हम शेक्सपियर की बात करें, क्योंकि शेक्सपियर ने भी सोनेट्स लिखी हैं, तो 154 सोनेट्स जो हैं वो शेक्सपियर ने लिखी थी। आपने माइंड में रखना है कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, ठीक है, और उन्होंने लिखी थी 1600 में लंदन में जब वो थे तब उन्होंने लिखी थी। और सोनेट्स में इन्होंने कौन कौन सी बात की? अपनी सोनेट्स में इन्होंने बात की है लव की, फ्रेंडशिप की, फ्लीटिंग टाइम एंड लॉस्ट लव, यानी लव फ्रेंडशिप, उसके बाद फ्लीटिंग टाइम के टाइम किस तरह से गुजर रहा है या गुजर गया है या गुजरा हुआ वक्त, और लॉस्ट लव, ये तमाम जो थे वो इनके टॉपिक्स थे सोनेट्स के।
यानी कि इन तमाम टॉपिक्स पे सोनेट्स में बात की है शेक्सपियर ने। सोनेट्स को इन्होंने एक्सप्रेस किया था लव और डिवोशन टू अदर्स, यानी कि सोनेट को इन्होंने यूज़ किया था अपना लव और डिवोशन, रिस्पेक्ट शो करने के लिए, ठीक है ना, कि इन्होंने सोनेट का यूज़ इस तरह किया था कि इन्होंने सोनेट को यूज़ किया था कि अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए और अपनी डिवोशन को दूसरों के लिए शो करने के लिए। थीम्स की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर की सोनेट्स जो है इनको 3 कैटेगरीज में हम लोग जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और वो 3 कैटेगरीज जो है वो थीम्स पे बेस करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू थीम्स हम शेक्सपियर की सोनेट्स को 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सिंस इट इज़ नॉट नोन हु ऑर्गेनाइज दीज। अच्छा, एक और चीज़, हम जो इसकी सोनेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ये किसने की और कब की हमें नहीं पता। हमारे पास जब सोनेट्स आई तो उसको 3 ग्रुप्स में ही हमने पाया, यानी कि कौन कौन वो ग्रुप्स जो थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है शेक्सपियर ने खुद ही अकॉर्डिंग टू थीम, कौन सी थीम किसके साथ मिलती है, सोनेट्स के 3 ग्रुप्स जो हैं वो बना दिए। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है जिस पब्लिशर के पास वो पब्लिश होने के लिए गई उसने वो तमाम सोनेट्स रीड की और उसके बाद उसने उसकी सेटिंग कर दी कि इस जो सोनेट्स थी उसके 3 ग्रुप्स बन गए, 3 कैटेगरीज बन गई। अच्छा, फिर उसको थीम्स और उसके ऑर्डर के साथ जो है वो उनको रेलिवेंट करके उसने एक सीक्वेंस सा बना दिया कि 3 जो हैं वो थीम्स या 3 कैटेगरीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहले है सोनेट 1 से 17। कॉमन थीम थी इनकी प्रोक्रिएटिंग, यानी कि जो 1 से लेके 17 तक जो सोनेट है उसकी जो कॉमन थीम है, यानी 17 सोनेट्स की जो कॉमन थीम थी वो थी प्रोक्रिएटिंग थी। जो थीम्स थी इनकी फर्स्ट 17 की, प्रोक्रिएटिंग का मतलब यही होता है कि सिंपल सी बात है कि जी आप कह सकते हैं कि अगर हम कहें तो रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, या हाउ टू जो एक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं वो अदर्स को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ये इसकी वो थीम होती प्रोक्रिएटिंग, यानी कि यंग वंस से रिलेटेड जो है वो थीम्स थी इसकी शेक्सपियर की। फिर जो सोनेट्स है 1 से 126 दे ऑल आर एड्रेस टू अ यंग मैन, यानी कि ये प्रोक्रिएटिंग वाली भी, और उसके बाद 17 से लेके 126 तक, यानी कि 1 से लेके 126 तक जो सोनेट्स थी उनकी जो एड्रेस की रही थी वो जिसका नाम लेके या जिससे बात की जा रही थी, जिसको कहा जा रहा था वो था यंग मैन। तो ये भी एक तरह से इसकी जो है वो कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। जो थर्ड थी वो थी 127 से 154 तक, शेयर्स द थीम ऑफ अ डार्क लेडी। शेक्सपियर जो है उसकी जो सोनेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी उसकी जो डार्क लेडी, जो एक डार्क लेडी से रिलेटेड या डार्क लेडी के बारे में या डार्क लेडी पर जो उसने सोनेट्स लिखी थी वो सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं। तो ये 3 जो हैं ये कैटेगरीज हैं शेक्सपियर की सोनेट्स की। फर्स्ट वाली जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि यंग वंस के बारे में बात की गई है, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, या बात की गई है कि जो भी है। और शेक्सपियर राइट्स दीस सोनेट्स इन एन अटेम्प्ट टू परसुएड हिज ऑडियंस अ यंग मैन टू गेट मैरिड एंड प्रोक्रिएट। वही बात है ना कि इसमें शेक्सपियर ने जो जिस बंदे को यंग मैन को एड्रेस करा, जिस तरह मैंने आपको कहा था 1 से 126 तक जो वो एड्रेस करा है शेक्सपियर, तो वो यंग मैन को एड्रेस करा, तो वो उसको परसुएड करने की कोशिश कर रहा है कि वो मैरिज करे और देन वो जो है प्रोक्रिएट करे, ठीक है ना, या किसी के साथ शादी करे और अपनी जो एक नस्ल जारी करना होता है ना, वो उसके लिए उसे परसुएड कर रहा है शेक्सपियर। Then है young man sonnets with the first 27 sonnets being in reference to procreation. The first 126 sonnets are all addressed to young men in reference to love. जो 1 से लेकर 17 या 27 के बाद जो सोनेट्स स्टार्ट होती हैं 126 तक वो सोनेट्स रहती हैं, और उसके अंदर क्या है वो यंग मैन को एड्रेस की गई हैं और उसको रेफरेंस दिया गया है लव का, यानी कि उसको लव मीन्स के फॉल इन लव और टू रिमेन इन लव, इस तरह के थीम्स हैं, यानी कि प्यार करना या प्यार में किस तरह किसी के साथ किस तरह से प्यार करना चाहिए या हो जाना चाहिए या शादी करनी चाहिए और शादी के लिए प्यार ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर डिस्कस की गई हैं। अगर हम डार्क लेडी की सोनेट्स की बात करें जो मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं, तो शेक्सपियर की जो फाइनल सोनेट्स थी 127 से 154 वो तमाम का तमाम जो थी वो रेफरेंस थी टू अ डार्क लेडी। These sonnets depict a dark lady who is grim but still admired by the Shakespeare। अब ये जो सोनेट्स हैं ये सोनेट्स वो डार्क लेडी से रिलेटेड है। डार्क लेडी को कहा गया है कि वो लेडी जो है यानी कि डार्क लेडी को इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि उसे दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रिम है।
ग्लूमी है, सीरियस है, लेकिन इसके बावजूद शेक्सपियर जो है उसे एडमायर कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसके आप कह सकते हैं कि उसकी तारीफ़ें बयान कर रहा है, या फिर उसको जो है वो मीन्स के उसके बारे में बता रहा है कि उसका मूड जो है वो ग्रिम है, ग्लूमी है, डार्क है। इसके बावजूद जो है शेक्सपियर उसको जो है वो एडमायर करता है, उसको उसकी तारीफ़ें करता है। ये तमाम चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शेक्सपियर की 127 से 154 तक जो सोनेट्स हैं उसके अंदर बताई गई हैं, यानी कि उन तमाम की थीम जो है वो डार्क लेडी, ठीक है। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.